हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जो पिछले भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पे जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पहला सवाल। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का मतलब क्या है? इंटेल कोर i9 क्या है? तो देखो, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। जो इंटेल है ये प्रोसेसर बनाती है। इसके तो काफ़ी टीवी पे ऐड भी आते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो है आंसर अपना ऑप्शन डी है, प्रोसेसर। ये प्रोसेसर बनाती है। अब प्रोसेसर होता क्या है? बेसिकली जो प्रोसेसर है ये सीपीयू ही है। मतलब जो कंप्यूटर होता है अपना, जिसको मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का, सीपीयू। तो ये प्रोसेसर ही होता है। एक माइक्रोचिप टाइप का कुछ होता है, ये छोटा सा, ठीक है, उसको प्रोसेसर कहते हैं। और जो प्रोसेसर होता है वो इनपुट को ग्रहण करता है और आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। इसका सिंपल सा काम यही होता है। जैसे सीपीयू करता है, अपन कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट देते हैं, फिर वो अपन को आउटपुट प्रदान करता है, वैसे ये प्रोसेसर ही है। मतलब सीपीयू इज इक्वल टू प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, उसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। तो ये वही है प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो जो एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये जो संबंधित है ये है इसरो से, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो अपने हैं फिल्म निर्माण, मोबाइल। ऑप्शन सी, इसरो की मार्केटिंग शाखा है ये मार्केटिंग शाखा है। तो जो ये इसरो को क्या करती है, ये टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करती है इसरो को, ठीक है। जैसे कि रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, तो उन सब में ये इसरो की हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देखो, जो हमारी प्रीवियस स्लाइड्स थी उनमें भी हमने यूनेस्को को काफ़ी डिस्कस किया था। तो अगर आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका वर्क क्या है, इसका मोटो क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। फिलहाल हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यूनेस्को स्थल नहीं है, एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो ऑप्शन अगर देखें तो सूर्य मंदिर कोणार्क, जो सूर्य मंदिर कोणार्क है ये पल्लव वंश से संबंधित है और ये विश्व धरोहर सूची में आता है। रानी की बाव तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये गुजरात में स्थित है। पाटन जो है वो गुजरात में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको आप थोड़ा सा अलग से भी पढ़ लेना, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये आया हुआ है क्वेश्चन रानी की बाव को लेके। और जो रानी की बाव एक्चुअली होता क्या है, जो बाव है ना, ये जो बावड़ी होती है उसी को बाव कहते हैं। सीढ़ी नुमा जो कुआं होता है, ऊपर से उतर उतर के नीचे जाता है अपन, जो सीढ़ियाँ बनी होती है बहुत सारी, तो वही सीढ़ी नुमा कुआं होता है ये, ठीक है। स्टेप वेल्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर नई दिल्ली। देखो, तो ये जंतर मंतर नई दिल्ली जो है ना, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो अपना जो आंसर है वो यही है। जंतर मंतर जो जयपुर है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म की मतलब गुफाएं हैं। इसमें स्थित काफ़ी सारे चित्र भी बने हुए हैं, जिसमें डिफरेंट मतलब बहुत ही रेसमे टाइप के कलर्स यूज़ किए हैं, जो अभी तक संरक्षित है या फिर थोड़े थोड़े मिट गए, जो भी है। तो ये काफ़ी फेमस है अजंता एलोरा की गुफाएँ, ठीक है। अपना आंसर है वो है ऑप्शन सी। ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या है? देखो, बेसिकली इसके अंदर ना इसका फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा है इसके अंदर। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है अपना ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इसका आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है अपना, ये जो कंप्यूटर से आया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजी होती है, उनके जो शॉर्ट फॉर्म है उनके आप फुल फॉर्म याद करो। क्योंकि देखो, हमने कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस किए ना, सब में फुल फॉर्म का कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो आप फुल फॉर्म अच्छे से याद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेरी एक रोग है जो विटामिन की कमी के कारण होता है। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, बचपन में बहुत रटाया गया है ये तो, ठीक है। ऑप्शन देखो तो विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए। ओके, सो जो विटामिन बी है उसकी कमी से बेरी रोग होता है, हमने बहुत रटा है। बट एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जो विटामिन बी है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। विटामिन B1, B2, विटामिन B3
B5, B6, B7, B9, B12, तो ये सारे इसके टाइप होते हैं। ठीक है, जो विटामिन, इनमें भी जो विटामिन B1 है उसकी वजह से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। इसमें तो क्या है, ऑप्शन सारे अलग दिए हुए हैं। अब मान लो अगर ऑप्शन चेंज हो, विटामिन B1, B6, B7, B12 आ जाए, तो अपन कौन सा टिक करेंगे? विटामिन B1 टिक करेंगे। ठीक है, अदर ऑप्शंस देखो तो अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं थोड़े से, बिकॉज इसमें विटामिन बी के बारे में पूछा है, क्या पता नेक्स्ट आज की जो पेपर है उसके अंदर किसी और विटामिन के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो विटामिन डी, जो विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन सी जो है इसके कारण होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, और जो विटामिन ए है, विटामिन ए तो ये तो सबको याद है, रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी ने किस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये A.U. ह्यूम्स ने की थी। हमने अपनी एक जो प्रीवियस स्लाइड उसमें डिस्कस किया था इसके बारे में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो सत्र होता था वो प्रत्येक वर्ष होता था। प्रत्येक वर्ष एक नया अध्यक्ष चुना जाता था। तो इसके अंदर पूछा गया है, अब देखो जो महात्मा गांधी है ना, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सत्र है इसकी सिर्फ एक सत्र की अध्यक्षता की है इन्होंने, और वो सत्र था वो था बेलगांव का 1924 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है, और वो भी कहाँ पर? बेलगांव वाला जो सत्र हुआ था उसके अंदर। ठीक है, और जो बेलगांव वाला सत्र हुआ था इसमें जो महात्मा गांधी है उन्होंने जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको, बेलगांव महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो देखो जो ये क्वेश्चन है ये मैप से है, थोड़ा सा मैप पे ध्यान दो। अब ये मैप से कैसे है मैं बताती हूँ आपको। आप इंडिया का मैप बनाओ। ठीक है, मैप बना के जो भी नदियाँ हैं उनको ड्रॉ करके, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है उनको बंगाल की खाड़ी में गिराओ। ठीक है, जो अरब सागर में गिर रही है उनको अरब सागर में गिराओ। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे नदियाँ ड्रॉ करके, बंगाल की साइड में बंगाल की नदियाँ, और जो अरब सागर में गिरती है उसको इस साइड ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगर इधर अपन ऑप्शन देखें तो गोदावरी, तापी, कृष्णा, महानदी, ये अपनी 4 नदियाँ हैं। इनमें से जो ऑप्शन बी है तापी नदी, ये तापी नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये तापी नदी है, ये अरब सागर की नदी है, और जो अपना सूरत शहर है वो तापी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो अगर अपन अदर ऑप्शन देखें, अपनी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जो गोदावरी नदी है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है नदियों में, गोदावरी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो गोदावरी नदी है, जो अपनी इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, और इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। इसको है भी लंबी नदी सबसे ज़्यादा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसका जो उद्गम है वो होता है महाराष्ट्र में, एक कलसुबाई करके चोटी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना जाती है, और तेलंगाना से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अपने भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी है इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है वो, तो महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। फिर महाराष्ट्र से ये जाती है कर्नाटक, जैसे ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, फिर इधर आती है आंध्र प्रदेश में, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और जो महानदी है, महानदी जो है, जो भुवनेश्वर शहर है वो महानदी के किनारे स्थित है, और ये छत्तीसगढ़, आई थिंक छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो ध्यान रखना भुवनेश्वर के किनारे पे स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, तापी नदी। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मतलब इसमें बेसिकली पूछा है कि जो भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली है वो कब शुरू की गई थी। सांप्रदायिक क्या होता है? जैसे कि अपने अभी इंडिया में एक ही चुनावी प्रणाली है। ठीक है, सब लोग एक ही जो अपना नेता होता है उसको वोट करते हैं, लेकिन जो सांप्रदायिक होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि मुस्लिम्स हैं तो उनकी चुनावी प्रणाली अलग हो गई, जो सिख हैं उनकी अलग हो गई, जो जैन हैं उनकी अलग हो गई, उसमें ये होता है। ठीक है, प्रत्येक रिलीजन की अलग अलग चुनावी प्रणाली बनाते तो वो सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली हो जाती है।
तो जो शुरू हुई थी ये हुई थी अपने ऑप्शन देखो तो बी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है, वहाँ से ये शुरू हुई थी। और जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है ये 1909 में हुए थे, लिखा हुआ है। इसके अंदर जो गवर्नर जनरल होता था ब्रिटिशों के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, तो जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारी परिषद होती थी, इसके अंदर 8 सदस्य होते थे। तो उन 8 सदस्यों में एक इंडियन सदस्य को भी उस टाइम पे प्रावधान किया गया था कि इंडियन सदस्य का, ठीक है। तो जो 8 सदस्य पहले सब ब्रिटिश होते थे, फिर उनमें एक इंडियन सदस्य का प्रावधान कर दिया था, ठीक है। तो ये 1909 में हुआ था। और जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस टाइम क्या होता था, प्रत्येक 10 वर्ष में ये लोग कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करते थे, जैसे कि 1909 हो गया, फिर 1919 में कर दिया, फिर 1900 उसके बाद ऐसे 38 में कर दिया, ऐसे चलता रहता था उनका, ठीक है। तो हर प्रत्येक 10 वर्ष में वो कुछ ना कुछ सुधार करते थे। सुधार क्यों किए जाते थे, बिकॉज बहुत सारे आंदोलन होते थे, तो उनको दबाने के लिए ये 10 वर्ष में थोड़े थोड़े सुधार कर देते थे, तो फिर आंदोलन करता होता था थोड़े शांत हो जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। ओके, देखो इसमें सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के बारे में पूछा है, तो वो है अपनी अटल सुरंग, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो है ए, अटल सुरंग सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और जो अटल सुरंग है 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये पूरे विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, सबसे लंबी सुरंग है ये। ऑप्शंस अगर और देखें तो, और हाँ, इसको रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। अटल सुरंग है, उसी का दूसरा नाम रोहतांग सुरंग भी कहते हैं इसको शायद, ठीक है, कहते हैं इसको। जवाहर सुरंग जो है, इसको थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा और अच्छे से, बिकॉज इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो जवाहर सुरंग है वो जम्मू एंड कश्मीर के बीच में स्थित है, ठीक है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जो नेशनल हाईवे 44 है उसके ऊपर ये स्थित है, ठीक है। ये अपने भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और रिसेंटली इसका नाम जो है वो चेंज किया है, चेनानी शरारी करके इसका कुछ नाम रखा है, चेनानी शरारी करके, ठीक है। देख लेना इसका जो न्यू नेम है वो। और जो ये सुरंग है ये 2.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो इसमें पूछा है जो बैक्टीरिया है उससे कौन सा रोग होता है। देखो जो बैक्टीरिया है उससे अपना रोग होता है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। सोल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया होता है, उससे टाइफाइड रोग होता है। और जो बाकी के जो रोग हैं, हेपेटाइटिस ए, जो हेपेटाइटिस है बेसिकली 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लाइलाज भी है वो, ठीक है। खसरा है ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। और जो पोलियो है ये तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। बचपन में सबने 2 बूंद ज़िंदगी के पिए होंगे। तो वो जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं बच्चों को, तो जो ड्रॉप्स होते हैं वो ओरल पोलियो वैक्सीन होती हैं वो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है टाइफाइड डी। सो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए विद आंसर्स, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम है उसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका थोड़ा सा बेनिफिट